दोस्तों आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। आज की क्लास में हम लोग बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। चलिए हम लोग क्लास शुरू करते हैं। जैसा कि आप लोग को मालूम है, इसी तरीके से डेली हम लोग यूपी पीसीएल टीजी2 और एएलपी को अपना टारगेट बनाकर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते रहते हैं। आज की क्लास में हम लोग देखेंगे 20 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पूछा गया है, ओपन सर्किट टेस्ट मशीन में कौन सी हानि प्राप्त करने के लिए किया जाता है? आयरन हानि, कॉपर हानि, आयरन हानि और कॉपर हानि दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए मशीन में कुछ टेस्ट किए जाते हैं। जैसे एक हमारा होता है ओपन सर्किट टेस्ट, एक होता है शॉर्ट सर्किट टेस्ट। ओपन सर्किट टेस्ट को हम लोग आयरन हानि को फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयरन हानि, जिसको हम लोग आयरन लॉसेस भी के नाम से भी जानते हैं। तो ओपन सर्किट टेस्ट जो किया जाता है आयरन हानि को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2। शॉर्ट सर्किट टेस्ट मशीन में कौन सी हानि प्राप्त करने के लिए किया जाता है? देखिए अभी हमने क्या जाना, ओपन सर्किट टेस्ट के बारे में जाना, जो कि आयरन लॉसेस को फाइंड आउट करने के लिए किया जाता था। तो यहाँ पर शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो किया जाता है वो कॉपर हानि को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। शॉर्ट सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है? कॉपर लॉसेस को प्राप्त करने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 3। पूछा गया डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया किसका प्रभाव है? देखिए डीसी मशीन में जो होता है एक आर्मेचर रिएक्शन होता है। आर्मेचर रिएक्शन होता क्या है? जैसे आप लोग पढ़े होंगे डीसी मशीन, उसमें दो वाइंडिंग होती है। एक होती है फील्ड वाइंडिंग, फील्ड वाइंडिंग में जो फ्लक्स बनता है वो होता है फील्ड का फ्लक्स। एक होता है आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें जो फ्लक्स बनता है वो होता है आर्मेचर का फ्लक्स। क्योंकि आप लोग को मालूम है जहाँ भी वाइंडिंग होगी उसमें करंट जैसे ही देंगे तो जहाँ भी करंट होती है वहाँ पर फ्लक्स आ जाता है। तो कहने का मतलब क्या है, फ्लक्स आ गया, फील्ड वाइंडिंग में भी फ्लक्स आ गया, आर्मेचर वाइंडिंग में भी फ्लक्स आ गया। अब दोनों फ्लक्स जब आपस में टकराते हैं तो यहाँ पर एक रिएक्शन हो जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं आर्मेचर रिएक्शन। क्या बोलते हैं? आर्मेचर रिएक्शन। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया कि डीसी मशीन में आर्मेचर प्रतिक्रिया किसका प्रभाव है? तो यहाँ पे देखिए आर्मेचर फ्लक्स का मुख्य फ्लक्स मेन फ्लक्स पर प्रभाव। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मेन फ्लक्स हम लोग किसको बोलते हैं? फील्ड का जो फ्लक्स है उसी को हम लोग मेन फ्लक्स के नाम से भी जानते हैं। तो आर्मेचर का फ्लक्स फील्ड का फ्लक्स या मेन फ्लक्स पर जो प्रभाव डालता है उसी को हम लोग आर्मेचर रिएक्शन या आर्मेचर प्रतिक्रिया के नाम से जानते हैं। अब आर्मेचर रिएक्शन से क्या होता है, वोल्टेज घट भी सकता है, वोल्टेज बढ़ भी सकता है, वोल्टेज जो हमारा होता है डिस्टॉर्शन हो जाता है। कहने का मतलब ये है कि कई तरीके का आर्मेचर रिएक्शन होता है, उसको हम लोग किसी क्लास में डिटेल में पढ़ेंगे आर्मेचर रिएक्शन को। यहाँ पर जो क्वेश्चन था कि आर्मेचर प्रतिक्रिया किसका प्रभाव है, तो आर्मेचर फ्लक्स का मेन फ्लक्स पर प्रभाव आर्मेचर रिएक्शन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4। वोल्टेज रेगुलेटर का उपयोग वोल्टेज को क्या करने के लिए किया जाता है? देखिए वोल्टेज रेगुलेटर आप लोग पढ़े होंगे, जब हमने इलेक्ट्रॉनिक्स की एक क्लास ली थी उसमें पढ़ाया था, जीनर डायोड के बारे में पढ़ाया था। जीनर डायोड वो भी क्या करता है, जीनर डायोड वोल्टेज स्टेबलाइजर के रूप में उपयोग किया जाता है इसका। क्योंकि जीनर डायोड की भी एक प्रॉपर्टी होती है जिसको हम लोग रिवर्स बायस में ऑपरेट कराते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एक पॉइंट आता है जहाँ पर इसका ब्रेकडाउन हो जाता है, यहाँ पर धारा का मान अचानक बढ़ने लगता है, वोल्टेज कांस्टेंट हो जाता है। इसी कांस्टेंट वोल्टेज की प्रॉपर्टी को हम लोग ले जाकर उपयोग कर लेते हैं वोल्टेज स्टेबलाइजर में, जहाँ पर हम लोग को कांस्टेंट वोल्टेज को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे वोल्टेज रेगुलेटर का मतलब ये हुआ कि वोल्टेज को कांस्टेंट रखने के लिए उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, स्थिर रखने के लिए, घटाने बढ़ाने के लिए उपयोग नहीं करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज के लिए, स्थिर रखने के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, थर्मोकपल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखिए थर्मोकपल करता क्या है, टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, टेम्परेचर से रिलेट करता है थर्मोकपल। इसका जो सिद्धांत होता है वो क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है इसका सिद्धांत? ये होता है सीबेक इफेक्ट। किस पर काम करता है? सीबेक इफेक्ट पर। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6। एक खोखले धात्विक चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है? देखिए खोखला धात्विक चालक है, दो तरीके का हमारा कंडक्टर होता है, या तो हमारा सॉलिड होगा या तो खोखला होगा। तो अगर खोखला होगा तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ना, इसके अंदर खोखले चालक के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो मात्रा होती है वो होती है 0। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन में पूछा गया है, वायु का ब्रेकडाउन सामर्थ्य आरएमएस मान में लगभग कितना होता है? देखिए एयर के बारे में हमने पढ़ाया था, जब हमने पावर सिस्टम की एक क्लास ली थी उसमें आप लोग को इसके बारे में बताया था कि ब्रेकडाउन सामर्थ्य होता क्या है। इसको हम लोग किलो वोल्ट पर एमएम या किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर में लिखते हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि वायु का जो ब्रेकडाउन सामर्थ्य है, जैसा जब हम लोग पढ़े थे कोरोना लॉसेस के बारे में पढ़े थे, कोरोना लॉस क्या होता है, जब हमारा एक
वोल्टेज का लिमिट क्रॉस होता है, एयर का जो देखिए एयर का जो हमारा ब्रेकडाउन सामर्थ्य होता है आरएमएस मान में होता है 30 केवी पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी सही है। लेकिन अगर मैक्सिमम मान में पूछा जाए तो 21.2 केवी पर सेंटीमीटर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर इससे ज़्यादा हम लोग जब वोल्टेज दे रहे थे तो वहाँ पे कोरोना लॉसेज हो जा रहा था। तो कहने का मतलब ये है कि वायु का ये ब्रेकडाउन सामर्थ्य होता है, अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज देंगे तो वो टूट जाएगा, तो इतना ही इसकी सामर्थ्य होती है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है, एक धारावाही चालक में चुंबकीय फील्ड की दिशा ज्ञात की जा सकती है। जैसे हम लोग कोई धारा, ये चालक है, इसमें हम लोग क्या किए, करंट दे दिए, ये हमारा धारावाही चालक बन गया। अब इसमें मैग्नेटिक फील्ड तो क्रिएट हो ही जाएगा, मान लीजिए यहाँ पर एन हो गया, यहाँ पर एस हो गया। तो कहने का मतलब है कि इसमें जो हम लोग दिशा कैसे ज्ञात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड की, इसके लिए नियम होता है, वो होता है कार्क स्क्रू रूल। ऑप्शन नंबर डी सही है। कार्क स्क्रू रूल क्या कहता है, जैसे अगर हम लोग अपने अंगूठे को क्या करें, डायरेक्शन में करते हैं करंट की, तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड की लाइन जो उंगलियां मुड़ेंगी वो बताएंगे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या है। तो ये क्वेश्चन होता है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ज्ञात करने के लिए कार्क स्क्रू नियम को उपयोग कर लेते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक डीसी मशीन में पी पोल है, उसमें इलेक्ट्रिकल डिग्री और मैकेनिकल डिग्री के बीच क्या संबंध होता है। देखिए इलेक्ट्रिकल डिग्री जो होता है वो होता है थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर होता है P/2 थीटा मैकेनिकल, ये होता है रिलेशन इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल डिग्री के बीच में मशीन में। तो देखिए यहाँ पर क्या कहाँ दिया हुआ, इलेक्ट्रिकल डिग्री बराबर दिया हुआ P/2 मैकेनिकल डिग्री। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है, एक 8 पोल की डीसी मशीन में 360 डिग्री मैकेनिकल है, मैकेनिकल डिग्री दे दिया 360 डिग्री, तब इलेक्ट्रिकल डिग्री का मान क्या होगा। देखिए पूरी डिग्री जो होती है मैकेनिकल 1 डिग्री, तो वो 360 डिग्री होती भी है। यहाँ पे 8 पोल की मशीन है, इलेक्ट्रिकल डिग्री पूछा है, तो थीटा इलेक्ट्रिकल बराबर हमने क्या बताया P/2 थीटा मैकेनिकल होता है। तो यहाँ से आप लोग निकालिए, P का मतलब क्या, नंबर ऑफ पोल्स जो कि दिए हुए हैं 8, यहाँ पे 8/2 हो जाएगा, और थीटा मैकेनिकल दे दिया 360। यहाँ से आप लोग हल कर लीजिए, 2 चौक को 8, तो यहाँ से 4 0 0, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 1440 कितना आ रहा है, 1440 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 11, लोड पर अधिकतम पावर ट्रांसफर की दशा में दक्षता कितनी होती है। देखिए लोड पर अगर हम लोग मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कर रहे हैं तो उसमें हम लोग की जो एफिशिएंसी मिलती है वो मिलती है 50%। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 50%। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, डीसी मशीन में आर्मेचर एमएमएफ का वेव फॉर्म कैसा होता है। मैग्नेटोमोटिव फोर्स एमएमएफ का जो वेव फॉर्म होता है वो कैसा होता है हम लोग को बताना है डीसी मशीन में, ये होता है त्रिकोणीय। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसको आप लोग याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आर्मेचर एमएमएफ का जो वेव फॉर्म होता है वो त्रिकोणीय होता है। ऑप्शन नंबर बी सही। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया, एनर्जी मीटर का स्थिरांक किसमें लिखा जाता है। देखिए एनर्जी मीटर आप लोग जानते होंगे, एनर्जी को मेजर करता है। ये जो होता है इसका जो स्थिरांक होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा। क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। 1 किलोवाट घंटा को कितना रिवॉल्यूशन चल रहा है किलोवाट घंटा को मेजर करने में। कहने का मतलब कि एनर्जी मीटर को हम लोग इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी मीटर क्या करता है, बिजली को जोड़ता जाता है। और आप लोग को मालूम है कि इंटीग्रेटिंग का मतलब होता है जोड़ना। तो एनर्जी मीटर हमारा किस तरीके का इंस्ट्रूमेंट है, इंटीग्रेटिंग टाइप का इंस्ट्रूमेंट है। इसका जो स्थिरांक होता है वो होता है रिवॉल्यूशन पर किलोवाट घंटा। इस पर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आता है, किसी क्लास में उसको भी लेकर आएंगे कि न्यूमेरिकल क्वेश्चन किस तरीके से इस पर पूछा जाता है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है कि एक प्रेरण मोटर में, इंडक्शन मोटर है, एयर गैप का मान बढ़ाया जाए तब पावर फैक्टर का मान क्या हो। जैसे हमारा ये होता है यहाँ पर एयर गैप अगर बढ़ता है, एयर गैप अगर इंडक्शन मोटर में बढ़ेगा तो पावर फैक्टर कम हो जाता है। क्या होता है, पावर फैक्टर कम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कभी भी याद रखिएगा, इंडक्शन मोटर एयर गैप का मान कम से कम रखा जाता है क्योंकि पावर फैक्टर अच्छा रहे। अच्छा आप लोग ये बताइए कि पावर फैक्टर इंडक्शन मोटर में कैसा होता है, लीडिंग होता है कि लैगिंग होता है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप लोग बताइएगा कि इंडक्शन मोटर जो होती है उसमें पावर फैक्टर लीडिंग होता है या लैगिंग होता है। ये क्वेश्चन आप लोग से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 15, मेगर की स्पीड रखी जाती है। मेगर के बारे में आप लोग को मालूम होगा, मेगर क्या करता है, इंसुलेशन प्रतिरोध को मापता है। मेगर की स्पीड कितनी रखी जाती है, 160 आरपीएम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। मेगर क्या करता है, इंसुलेशन रेजिस्टेंस को जो मापता है ये लेंथ की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इस पर भी क्वेश्चन भी आता है और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन दोनों इस पर पूछा जाता है। जैसे आप लोग को दे दिया जाएगा कि 1 किलोमीटर लंबाई का जो इंसुलेशन प्रतिरोध इतना है, तो 2 किलोमीटर लंबाई का इंसुलेशन प्रतिरोध क्या होगा, या तो इंसुलेशन प्रतिरोध और लेंथ में क्या रिलेशन होता है, ऐसा क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाता है। तो मेगर से क्वेश्चन आता है, और मेगर से क्वेश्चन ये भी आता है कि इसकी स्पीड कितनी रखी जाती है, 160 आरपीएम
अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 16। ट्रांसफार्मर में नो लोड धारा फुल लोड धारा का कितना होता है। देखिए नो लोड पे जो करंट होती है वो फुल लोड के करंट का 2 से 6% तक होती है। ट्रांसफार्मर में जो होता है गैप बहुत कम होता है, तो यहाँ पर नो लोड धारा जो होती है फुल लोड धारा का बहुत कम होती है, 2 से 6%। लेकिन हम लोग बात करेंगे किसी और जैसे इंडक्शन मशीन में बात करें तो वहाँ पर जो होता है बहुत ज़्यादा होती है, 25 से 30% तक नो लोड करंट हो जाती है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर में होता है वो नो लोड करंट कम होती है, इसीलिए यहाँ पर। और इंडक्शन मोटर में वही कारण है कि वहाँ पर गैप ज़्यादा होता है तो पावर फैक्टर भी कम होता है। और वहाँ पर कितना होता है नो लोड पर करंट 25 से 30%, यहाँ पर होता है 2 से 6% ट्रांसफार्मर में। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 17 में पूछ लिया गया कि एल्युमिनियम का विशिष्ट गुरुत्व का मान कितना होता है। देखिए विशिष्ट गुरुत्व क्या होता है, किसी भी मटेरियल्स का वह प्रॉपर्टी होती है जो दर्शाता है कि इसका वेट कितना होगा, वेट से रिलेट करता है विशिष्ट गुरुत्व, स्पेसिफिक गुरुत्व ग्रेविटी इसको बोलते हैं। तो एल्युमिनियम का होता है 2.7। और अगर कॉपर की बात करेंगे तो कॉपर का बहुत कम होता है इससे, इसीलिए कॉपर आप लोग देखे होंगे वो थोड़ा विशिष्ट गुरुत्व जो होता है एल्युमिनियम का कितना होता है 2.7। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 18। विभिन्नता गुणांक का मान कितना होता है। देखिए विभिन्नता गुणांक का मान होता है डाइवर्सिटी फैक्टर। डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, डाइवर्सिटी फैक्टर बराबर होता है सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड। कहने का मतलब क्या हुआ, जितना भी मैक्सिमम डिमांड होती है उसको अलग अलग हम लोग जोड़कर मैक्सिमम डिमांड से हम लोग डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारा डाइवर्सिटी फैक्टर निकल जाता है। इस पर भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है। तो सम ऑफ इंडिविजुअल मैक्सिमम डिमांड बटे में मैक्सिमम डिमांड, ये होता है डाइवर्सिटी फैक्टर का फार्मूला। और याद करिएगा हमने कल की क्लास में बताया था लोड फैक्टर डिमांड फैक्टर ये दोनों क्या होते हैं, एक से कम होते हैं, लेकिन डाइवर्सिटी फैक्टर क्या होता है, एक से ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर सी सही है, एक से ज़्यादा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग का उपयोग किसके लिए किया जाता है। देखिए लैप वाइंडिंग और वेव वाइंडिंग दोनों के बारे में कल हम बताए थे कि लैप वाइंडिंग क्या होता है और वेव वाइंडिंग क्या होता है। लैप वाइंडिंग में क्या होता है, ज़्यादा करंट होती है और लो वोल्टेज होता है। वेव वाइंडिंग में ज़्यादा वोल्टेज और लो करंट होती है। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि लैप वाइंडिंग पूछा है, तो लैप वाइंडिंग में क्या हो जाएगा, ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ज़्यादा करंट और कम वोल्टेज। ऑप्शन नंबर डी में दिया उच्च धारा और निम्न वोल्टेज। अगला क्वेश्चन नंबर 20 और आज का लास्ट क्वेश्चन है, पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग अधिकतम दक्षता के लिए किस लोड पर किया जाता है। देखिए आप लोग देखे होंगे ट्रांसफार्मर आप सभी लोग देखे होंगे, लेकिन ट्रांसफार्मर भी कई तरीके के होते हैं। जैसे एक हमारा होता है पावर ट्रांसफार्मर, एक होता है डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। जैसे हम लोग के जो गली मोहल्लों में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं, वो ट्रांसफार्मर होते हैं जो हमारे मोहल्लों में लगे होते हैं, वो होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर। और जो सब स्टेशन वगैरह में ट्रांसफार्मर लगे होते हैं वो होते हैं पावर ट्रांसफार्मर। पावर ट्रांसफार्मर की रेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर की रेटिंग कम होती है। पावर ट्रांसफार्मर का काम अलग होता है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का कार्य अलग होता है। कहने का मतलब है कि उसको हम लोग उपयोग करते हैं अपने हिसाब से। ट्रांसमिशन में क्या होता है, स्टेप अप टाइप का भी ट्रांसफार्मर होता है, और हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है बेसिकली स्टेप डाउन टाइप का होता है। अब हम लोग क्वेश्चन ये पढ़ रहे थे कि पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग अधिकतम दक्षता के लिए किया जाता है किस लोड पर। देखिए पावर ट्रांसफार्मर का उपयोग अधिकतम दक्षता के लिए हम लोग लगभग फुल लोड पर करते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर से भी ऐसा ही क्वेश्चन आता है, बस उसमें पूछा जाएगा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर का उपयोग अधिकतम दक्षता के लिए किस लोड पर किया जाता है, तो वहाँ पर आप लोग लगाते हैं फुल लोड का 50% पर मैक्सिमम एफिशिएंसी मिल जाती है हम लोग को डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में। वितरण ट्रांसफार्मर के नाम से भी जाना जाता है उसको। यहाँ पावर ट्रांसफार्मर की बात किया है तो लगभग फुल लोड पर। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना ही। इसी तरीके से डेली हम लोग यूपीपीसीएल, टीजी2 और एएलपी को अपना टारगेट बनाकर इसी तरीके से डेली हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते रहते हैं। अगर क्लास पसंद आई हो दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरीके से अगली क्लास में। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।